जय हिंद dear students, this is Vivek Srivastava sir and I am here with the last topic of chapter 1. The chapter topic is the revolution on everyday life, यानी कि जो आंदोलन हुए और उनके साथ साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो कैसी थी. So just shift our book open page number 22. Can politics change the clothes people wear? That is a question. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? क्या पॉलिटिक्स के कारण यानी राजनीति के कारण आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चेंज हो जाएगी? आप जो कपड़े रोज पहनते हो वो आपके चेंज हो जाएंगे? जो आप भाषा प्रयोग करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या वो चेंज हो जाएगी? The years following 1789 in France saw many such changes in lives of men. यानी 1789 क्रांति के बाद वहाँ के जो लोग थे उनके जीवन में ऐसे कई सारे परिवर्तन आए. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी कि जितने भी प्राणी थे वहाँ रहने वाले सबके लाइफ में चेंजेस आए. द रिवोल्यूशनरीज यानी जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, governments took it upon themselves to pass laws that translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. जो वहाँ की नई गवर्नमेंट बनी, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने सारे सिस्टम को, सारे रहन चाल और जो रहन सहन बोल चाल है वो सबको चेंज कर दिया. जो एवरीडे लाइफ में जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते थे सबको उन्होंने चेंज कर दिया. वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. देखिए सबसे बड़ा जो वहाँ पे चेंज आया वो 1789 की समर के बाद वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. यानी जो सेंसरशिप थी वहाँ पे उसका एबोलिशन हुआ, सुधार हुआ, बदलाव हुआ, चेंज हुआ. इन द ओल्ड regime all written material and cultural activities, books, newspaper, plays, यानी जो पुरानी उनकी सभ्यता थी, पुरानी उनके जो दस्तावेज थे उसमें ये सारे जितने भी ओल्ड रिटेन दस्तावेज, बुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह जो चीज़ थी could be published or performed only after they. यानी अगर उसको पब्लिश करना है या अपने पुराने कल्चर के किसी भी प्रोग्राम को आपको एक मंच पे दिखाना है तो आप केवल एक ही कंडीशन पे कर सकते हैं, आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग. यानी कि एक सेंसर बोर्ड होता है, अगर उस सेंसर के माध्यम से अगर सेंसर ने ये चाहा कि नहीं आपका ये प्ले होना चाहिए तभी वो होगा, नहीं तो नहीं. ये एक बहुत बड़ा सुधार है. Now the Declaration of Right of Man and Citizen proclaimed the freedom of speech and expression to be a natural right. देखिए अब क्या बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, यानी कुछ भी बोलने की छूट मिल गई, ठीक है, लिखने की छूट मिल गई. Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they travel rapidly into the countryside. देखिए न्यूज़पेपर या पंपलेट छपते जो ये सब जो है उनको बनाने के लिए आदेश मिल गया, ठीक है. अब उसके जैसे ही वो प्रिंट होने शुरू हुए, छपने शुरू हुए, वो बहुत तेजी से पूरे फ्रांस में फैल गए, ठीक है, पूरे फ्रांस में फैल गए. They all described and discussed the event and changes taking place in France. अब इस पंपलेट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से जितने चेंजेस फ्रांस में हो रहे थे वो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक साथ फैल रहे थे, गूंज रहे थे. Each side sought to convince the other and its position through the medium of print. यानी जितने भी साइड थे, जितने भी लोग थे, जितने भी कार्य क्षेत्र थे, सभी लोगों ने प्रिंट मीडिया को चुना, प्रिंट के माध्यम से अपनी चीजें फैलानी शुरू की, ठीक है. प्रिंट, प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब देखिए कोई प्ले होता है
तो प्ले को देखने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, या कोई ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसको देखने के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गैदरिंग कर लेते हैं। तो ऐसे प्लेस और न्यूज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें वो सबके साथ पहुँचने लगी, सबके पास पहुँचने लगी। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty and justice that political philosophers were about at length text which only a handful of educated people could read. देखिए अब क्या था, पहले के समय में जो किसी महान व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है वो कुछ ही लोगों को मिल पाती थी, ठीक है, क्योंकि पढ़े हुए लोग गिने चुने थे। लेकिन जब से ये प्रिंट मीडिया का माध्यम आया, हर चीज़ हर व्यक्ति के पास पहुंचने लगी और उससे वो जानकारी, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर्स की जानकारी जो है वो उनके द्वारा लिखे गए लेखों को हर कोई पढ़ने लगा, ऑल अराउंड द कंट्री। ओके, व्हाट वाज द कंक्लूजन? What was the conclusion of this chapter? So see the conclusion. In 1804, यानी अगर हम बात करें तो हमने ये चैप्टर शुरू किया था 1789 में. It means almost 25 years. Okay, 21 there, 4 there. 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. यानी 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित किया। He set out to conquer neighboring European countries. अब उसने जो है नेबरिंग जो पड़ोसी कंट्रीज थे, देश थे, उस पे कन्क्वेर करना, कब्जा करना शुरू किया। Dispossessing dynasties and creating kingdom where he placed members of his family. अब जो पुरानी जो डायनेस्टी थी, संप्रदाय थे, साम्राज्य थे, उन सबको वो खत्म करना शुरू किया और हर जगह पे जो परिवारवाद की बात है तो उस तरह से अपने फैमिली के, अपने परिवार के लोगों को वहां का राजा घोषित करना या बनाना शुरू किया। नेपोलियन saw his role as a member modernizer of Europe. देखिए अब नेपोलियन ने अपने को एक मॉडर्नाइजर यानी कि यूरोप को सुधारने का यानी मॉडर्न करने का, आधुनिक बनाने का एक सबसे प्रबल अभिलाष था। He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weight measure provide the decimal system. देखिए उसने कई सारे सुधार किए जिसमें मीजर का सिस्टम यानी मापन, वेट का सिस्टम यानी तौल का, ठीक है, इस सब में बड़े सारे सुधार लाए और डेसिमल सिस्टम को भी स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियली many saw Napoleon as a liberator who bring freedom from the people. कई लोगों ने नेपोलियन को जो है उद्धार करने वाला समझा, जिसने लोगों के लिए जो है नया सिस्टम लगाया और पुराने सिस्टम को खत्म किया, लोगों के लिए चेंज लाया, स्वतंत्रता दिलाई। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी viewed everywhere as invading force. लेकिन जल्दी उनकी सोच गलत हो गई क्योंकि नेपोलियन की सेना जो है हर जगह पे सबको अपने कब्जे में रखी, यानी हर क्षेत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगे। He was finally defeated at Waterloo in 1815 और अंततः 1815 वाटरलू के युद्ध में उसकी पराजय हुई। Many of his leaders that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left. यानी नेपोलियन के जाने के बाद भी कई लोगों को, यानी बहुत सारे लोगों को, चाहे वो उस कंट्री के हो या आउट ऑफ कंट्री हो, उसको नेपोलियन के बहुत सारे काम पसंद आए। The idea of
liberty and democratic rights were the most important lessons of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा जो नारा था, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि लोक कल्याणकार की नीति सॉरी, या आप कह सकते हैं कि जनता का अधिकार, ठीक है। दीज फ्रीड फ्रॉम पेन्स टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में ये पूरे यूरोप में ये चीजें फैल गई, जो ये नारा था ये फैल गया। वेयर फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, और इसके साथ साथ जो है जो फेडरल सिस्टम यानी द्वैध शासन थी ये खत्म हो गई, एबोलिश हो गई। कॉलोनीज पीपल्स डिवर्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स एंड क्रिएट द सोवरेन नेशन स्टेट, और वो लोग जो कॉलोनाइज थे, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो कॉलोनीज थी, उस कॉलोनीज से कॉलोनाइज थे, यानी जो उपनिवेश थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया उपनिवेशवाद से। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राव are two examples of individuals who responded to the ideas coming for revolutionary France। देखिए टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे नाम प्रचलित हैं, जिन्होंने फ्रांस की जो नीति थी उसको अपने यहाँ अप्लाई किया, उसको लागू किया। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक this video, so I will be there with the chapter 2 topic 1 in the next video. Till then, have a nice day. Thanks for watching.